Hello everyone and welcome to Wings Ek Udan. My name is Yashodhra Singh and welcome to my fourth lecture and part second of the Sikh rule. तो हमने रंजीत सिंह तक किया था and now this is my part second. तब तक I'll just be on the side. आप एक screenshot ले लीजिए and then we'll get started. Okay? Okay, so now when you're done taking the screenshot, let's get started. तो हमने क्या किया, रंजीत सिंह तक हमने लास्ट टाइम कर लिया था. हमने देखा था कि रंजीत सिंह की डेथ 1839 में डेथ हो जाती है और उसके आगे फिर कैसे जो अब नेक्स्ट महाराजा कौन बनेगा उसकी रेस में सब लग जाते हैं. नाउ बिफोर इनकी डेथ से पहले आई वुड लाइक टू डू फ्यू थिंग्स दैट इज रंजीत सिंह मैरिड लॉट ऑफ टाइम्स. उन्होंने बहुत बार शादियां की थी और मैट्रीमोनियल अलाइंसेस वाज वन ऑफ द की फैक्टर्स जो सब लोग करते थे. शादी कर ली ताकि उनका एरिया भी आपके अंडर आ जाए और अगर आपके एरिया पे कोई भी हमला करे तो वो लोग आपकी डिफेंस में आ जाए. इसलिए मैट्रीमोनियल अलाइंस जो था एक तरीके का सब लोग प्रैक्टिस करते थे. एंड रंजीत सिंह ऑल्सो मैरिड क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम्स, ऑलमोस्ट 20 टाइम्स इन्होंने शादियाँ की थी. अब रंजीत सिंह का आपको जो लास्ट स्पाउस है उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. द लास्ट स्पाउस वॉज रानी जिंद और जिंदल. सो आपको याद रखना है कि रानी जिंद और जिंदन कौर वॉज द लास्ट स्पाउस ऑफ रंजीत सिंह. और इन्होंने किसको पैदा किया था? उनके बेटे का नाम था दुलीप सिंह. तो आपको इनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है. क्यों नाम रखना ज़रूरी है ये आगे आपको पता चल जाएगा. नाउ ये हो गया एंड 1839 में इनकी डेथ होगी. इन्होंने अपने टाइम पे दो इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन की थी. आई टोल्ड यू 25 अप्रैल 1809 में ही साइन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर. नॉट टू गेट कन्फ्यूज, जो आगे ट्रीटी आएगी. सो एक तो इन्होंने ये वाली ट्रीटी को साइन किया था. नंबर 2 इट वॉज 1838 में द ट्रीटी ऑफ ट्राइपर्टाइट. तो ये दो ट्रीटीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्होंने साइन की थी. लास्ट टाइम में आपको मैंने बता दिया था कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर किन के बीच में हुआ था. दैट इज रंजीत सिंह एंड ऑफ कोर्स योर ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड 1838 में इट वॉज अ ट्रीटी ऑफ ट्राइपर्टाइट जो 3 लोगों के बीच में हुई थी, अफगान, सिख एंड द ब्रिटिश. ठीक है. नाउ 1839 में सडनली रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है. अब इसके बाद जो इनके बेटे होते हैं खड़क सिंह. कौन? खड़क सिंह. उन्होंने अपने आप को महाराजा घोषित कर लेते हैं. बट देन 1839 में जब रंजीत सिंह की डेथ होती है उसी साल खड़क सिंह की भी 1839 में ही डेथ हो जाती है. ठीक है. तो सेम ईयर इनकी डेथ हो जाती है. अब खड़क सिंह के बेटे वॉज प्रिंस नवनिहाल. कहीं कहीं पे NAV दिया जाता है, कहीं कहीं पे NAU दिया जाता है. सो नॉट टू गेट कंफ्यूज. प्रिंस नवनिहाल सिंह ये अपने आप को, जो किसके बेटे थे? खड़क सिंह के बेटे थे. ये अपने आप को एज द किंग घोषित कर देते हैं. लेकिन ये भी कुछ ही टाइम के लिए ही किंग बनते हैं और फिर इनकी भी डेथ हो जाती है. अब फोर्थ, इसके बाद चांद कौर. हु इज चांद कौर? चांद कौर वॉज द वाइफ ऑफ खड़क सिंह. मतलब शी वॉज डॉटर इन लॉ ऑफ रंजीत सिंह. ठीक है. इसके बाद 1840 में चांद कौर जो थी अपने आप को एज अ रीजेंट क्वीन डिक्लेयर करती है. रिमेंबर कौन है ये? खड़क सिंह की वाइफ, दैट इज डॉटर इन लॉ ऑफ रंजीत सिंह एंड मदर ऑफ नवनिहाल. ठीक है. अब what does she declare herself? She declares herself as a regent. Regent क्या होता है? Regent means temporary basis के ऊपर आप अपने आप को टेम्पररी बेसिस पे आप अपने आप को घोषित करते हो कि भैया आई एम द किंग और द क्वीन. तो इन्होंने अपने आप को टेम्पररी बेसिस के लिए घोषित कर दिया कि मैं क्वीन हूँ. बट वाई टेम्पररी? टेम्पररीली इसीलिए किया क्योंकि उस टाइम पे नवनिहाल इनकी वाइफ साहिब कौर. ठीक है. अब ऑब्वियसली बात थी बेटे के बाद आगे ही बेटा बनेगा. तो साहिब कौर जो नवनिहाल की वाइफ थी, शी वॉज प्रेग्नेंट. तो उन्होंने बोला कि जब तक साहिब कौर को बेबी नहीं हो जाता, बच्चा नहीं हो जाता, तब तक मैं क्या करूंगी, तब तक आई विल एक्ट एज द रीजेंट. तो इन्होंने कुछ कम समय के लिए, ऑलमोस्ट 2.5 मंथ के लिए शी एक्टेड एज द रीजेंट. बट वॉट हैपेंड वॉज, जो बच्चा था इट वॉज स्टिल बॉर्न. बच्चा क्या था? इट वॉज अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड. So the unborn child turned out to be a
स्टिल बॉर्न चाइल्ड। स्टिल बॉर्न चाइल्ड का मतलब होता है जब बच्चा जो हो वो मरा हुआ पैदा हो जाए। तो यहाँ पे चांद कौर भी, उनकी भी जो रीजेंट क्वीन था वो भी खत्म हो गया। इसके बाद कम्स शेर सिंह। नंबर 5 पे हु कम्स शेर सिंह, जो कुछ ही टाइम के लिए 1841 से लेके 43 तक उन्होंने अपने आप को एज द जो था महाराजा घोषित कर दिया। और ये थे कौन? ये थे रंजीत सिंह के बेटे। बट इन 1843 इनका भी असैसिनेशन या मर्डर प्लान हो जाता है और 1843 में इनको मर्डर कर दिया जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि कितने छोटे छोटे पीरियड के लिए ही अभी तक जो भी थे महाराजाज और वो सब आ रहे थे। फाइनली 1843 से लेके 46 तक आई टोल्ड यू लास्ट स्पाउस जिंद कौर और जिंदन कौर और उनके बेटे दुलीप सिंह। सो दुलीप सिंह फाइनली 1843 से लेके 46 तक महाराजा बन जाते हैं। नाउ दुलीप सिंह वॉज व्हाट? 1838 में दुलीप सिंह का बर्थ होता है एंड ही वॉज ओनली 5 years old जब उनको एज अ महाराजा घोषित कर दिया जाता है। तो ही वॉज वेरी स्मॉल, बहुत छोटे थे वो। इसीलिए जिंद कौर, आई टोल्ड यू जिंद कौर का नाम याद रखना जरूरी है। जिंद कौर शी एक्टेड एज अ रीजेंट, सो ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द महाराजा विद रानी जिंद और जिंदन एज द रीजेंट। इसी के साथ साथ हरि सिंह डोगरा, वेरी इंपॉर्टेंट, हरि सिंह डोगरा को एज अ वजीर घोषित कर दिया जाता है। सो दुलीप सिंह proclaimed himself as the महाराजा, लेकिन he was only 5 years old, 1838 में ही इनका जन्म होता है। So he was very small। तो रानी जिंदन acted as the regent और फिर इन्हीं में ही हरि सिंह डोगरा acted as a वजीर। लेकिन हरि सिंह डोगरा की 1844 में इनका भी मर्डर हो जाता है। ठीक है, फाइनली एक न्यू वजीर दैट इज जवाहर सिंह, जो कौन थे? जो ब्रदर थे रानी जिंद के। ठीक है, सो रानी जिंद और जिंदन उनके जो ब्रदर थे जवाहर सिंह, वो बोलते हैं कि आज के बाद जो वजीर है वो ये होंगे। लेकिन अगेन 1845 में इनकी भी डेथ हो जाती है। उसके बाद फाइनली आपके जो वजीर थे वो बन जाते हैं लाल सिंह। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। अब ये जो 2 नाम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लाल सिंह बिकम्स द न्यू वजीर एंड तेजा सिंह, हु इज ही? तेजा सिंह जो था वो कमांडर ऑफ द फोर्सेस, मतलब सिख आर्मी के जो थे वो कमांडर बन जाते हैं। सो तेजा सिंह बिकम्स द कमांडर ऑफ द फोर्सेस। अब यहां तक चल रहा है। फाइनली लास्ट सिख गवर्नर इज शेख इमाम उद्दीन, जो 1845 में क्या बन जाते हैं? आपके लास्ट सिख गवर्नर बन जाते हैं। नाउ यहाँ तक तो सब सही था, लेकिन 1845 से लेके 1846 तक एक बहुत हिस्टोरिकल चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। क्या हो जाती है? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। अब आप इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। सो क्या होती है? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ऑल दोस्त जिन्होंने मेरा इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज़ उस लेक्चर को ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैंने आपको उसमें बताया है 1809 की ट्रीटी की इंपॉर्टेंस क्या थी। बट आई रिपीट इट अगेन, बट जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लेना। बट आई गिव यू अ स्मॉल रिविजन। आपको मैंने बताया था कि अप्रैल 25, 1809 में तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर होता है। किसके बीच में होता है? रंजीत सिंह के बीच में होता है एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। कंपनी की तरफ से हु वाज द रिप्रेजेंटेटिव वाज चार्ल्स टी मेटकैल्फ। फाइन। अब इस ट्रीटी में कहा गया था सतलुज प्रोमिनेंट रिवर, आप लोग ब्रिटिश ने बोला कि सिख विल नॉट क्रॉस सतलुज, मतलब आप साउथ में मत आओ, हम नॉर्थ में नहीं आएंगे, आप अपना संभालो, हम अपना संभालेंगे, सतलुज बह रही है, नॉर्थ आपका है, साउथ हमारा है, तंग मत करना, मत इंटरफेरेंस करना। सब सही चल रहा था, लेकिन 1845 में क्या होता है? ये ट्रीटी का उल्लंघन हो जाता है। ठीक है, अब ब्रिटिश बोलते हैं कि भाई ट्रीटी तोड़ी है आपने, तो इससे क्या हो जाएगा? हम लोग फर्स्ट जो एंग्लो सिख वॉर है उसकी घोषणा कर दी जाती है। तो 1845 से लेके 46 में हो जाती है आपकी एंग्लो सिख वॉर। किसके टाइम पे होती है? दुलीप सिंह के टाइम पे होती है। और सिख जो थे उनकी तरफ से कौन लड़ते हैं? लाल सिंह जो आपके वजीर थे, एंड ऑफ कोर्स तेजा सिंह जो आपके कमांडर थे।
कमांडर ऑफ द फोर्सेस थे। अब क्या है ना, अब सिख जो है, रंजीत सिंह वॉज अ वेरी ह्यूज नेम। रंजीत सिंह के बाद जो था सिख एम्पायर डिमिनिश होना शुरू हो चुका था। क्यों? क्योंकि अब एक तो आपने देखा कि कैसे एक के बाद एक कोई प्रोमिनेंट, मतलब अगर आपको एक बड़ा एम्पायर बनाना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कदम जो है एकदम फर्म हो। अगर चेंज होता जाएगा तो वो जो फर्मनेस होती है वो बन नहीं पाती, क्योंकि एक किंग को एक कोई सीख कर तो नहीं आता। आप किंगशिप प्रैक्टिस करते रहो एंड देन ऑफ कोर्स यू बिकम ग्रेट, राइट। तो वैसा यहाँ पे चल नहीं रहा था। तो सिख जो थे वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक ऑलरेडी हो चुके थे, और फाइनल ब्लो उनको कश्मीर में तब मिलता है जब 45 से लेके 46 के बीच में वॉर हो जाती है। अब जब वॉर हो गया, किस किस के बीच में हुआ? एंग्लो मतलब आपके ब्रिटिश, एंड सिख मतलब आपके जो यहाँ पे रूल कर रहे थे। सिख में आपके प्रोमिनेंट नाम जो उस टाइम पे लड़ रहे थे, इट वाज लाल सिंह एंड तेजा सिंह। लेकिन लाल सिंह एंड तेजा सिंह दे लॉस्ट। तो बिकॉज द सिख हैड ऑलरेडी बिकम वेरी वीक, सिख्स वर ऑलरेडी वीक, तो उनका जो था इतना होल्ड था नहीं, तो फाइनली ये लोग हार जाते हैं। अब जब हार जाते हैं तब होती है ट्रीटी साइन। इसको आप ज़रूर लिख लेना, ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर नहीं, ठीक है। सो ट्रीटी ऑफ लाहौर कब होती है? मार्च 8, 1846 में। वेरी इंपॉर्टेंट डेट, ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है। ट्रीटी ऑफ लाहौर में कुछ पॉइंट्स थे। सबसे पहली बात, ये ट्रीटी थी किसके बीच में? राजा कौन था? दुलीप सिंह। तो एक तो दुलीप सिंह के साथ थी, और किसके साथ हुई थी? कंपनी के साथ। और कंपनी को रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? ही वॉज सर हेनरी हार्डिंग। अब कंफ्यूज मत होना, दो हार्डिंग हैं, एक हार्डिंग ये वाले हैं और एक हार्डिंग 2 हैं जो 1911 में आते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये हार्डिंग सर हेनरी हार्डिंग, या अगर आपको पेपर में दिया जाए हार्डिंग 1 और हार्डिंग 2, तो ये लाहौर वाले आपके हार्डिंग 1 हैं, ठीक है। तो ये हार्डिंग आपके 1 है। हार्डिंग 2 के मच लेटर इन 1911। तो इन दोनों के बीच में होती है ट्रीटी। अब इस ट्रीटी के पॉइंट्स क्या थे? ट्रीटी का सबसे बड़ा पॉइंट था वॉर इंडेमनिटी। क्या था? वॉर इंडेमनिटी ऑफ 1 करोड़। इन्होंने बोला कि हमको क्या चाहिए? वॉर इंडेमनिटी। अब व्हाट इज वॉर इंडेमनिटी? वॉर इंडेमनिटी का मतलब ये हो गया कि हम हार गए, एक तो आपने हमसे लड़ाई की, जैसे कि लड़ाई हुई और मैं जीत गई, तो मैंने बोला कि एक तो मैंने आपसे लड़ाई की है और ऊपर से मैं जीत गई हूँ, जो मेरा नुकसान हुआ है मुझे उसका भरपाई करो, ठीक है, क्योंकि मैं जीत चुकी हूँ, तो जो आपने नुकसान किया है मेरा मुझसे फालतू लड़ाई करके, मुझे उसका भरपाई चाहिए। और वही भरपाई इंडेमनिटी किसने मांगी? ब्रिटिश ने मांगी। कितने की मांगी? 1 करोड़ रुपए की मांगी। नंबर 2 चीज़ उन्होंने बोला कि आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट वॉज, इन्होंने बोला, नंबर 2 पॉइंट वॉज जलंधर दोआब। किसके पास जाएगा? कंपनी के अंडर चला जाएगा। दोआब का मतलब क्या होता है? दो मतलब 2 एंड आब मीन्स वाटर, सो इट इज अ लैंड बिटवीन 2 वाटर। और ये कौन सा है आपका? ब्यास एंड सतलुज। उन्होंने बोला कि भैया जलंधर दोआब हमारे अंडर जाएगा। नंबर 3 पॉइंट इन्होंने बोला कि हम दुलीप सिंह को मान लेते हैं एज योर किंग, आपका महाराजा, और रानी जिंद को एज द रीजेंट, हम मानने को तैयार हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला, सो वॉर इंडेमनिटी, जलंधर दोआब, दुलीप सिंह। इन्होंने बोला कि जो सिख आर्मी है उसको रिड्यूस करो, जो आपके लाहौर दरबार में इतनी बड़ी सिख आर्मी, उसको रिड्यूस करो और उस आर्मी में ब्रिटिश आर्मी को इंट्रोड्यूस करो। मतलब आपकी आर्मी में अब ब्रिटिश आर्मी भी रहेगी और ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा इन्होंने बोला अब आपके दरबार में एक रेजिडेंट भी होगा। रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश क्या करते थे?
जो जो अपने एरियाज अंडर लिए वहाँ पे अपना अपना एक रेजिडेंट को बिठा देते थे। कहने का मतलब ये, अब जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन कोर्ट में लिया जाएगा इट कैन बी ओनली टेकन बाय कंसल्टिंग विद द रेजिडेंट। तो उन्होंने बोला कि अब हमारे यहाँ पर भी भाई रेजिडेंट रहेगा। एंड हु वाज द रेजिडेंट? रेजिडेंट वाज सर लॉरेंस। उन्होंने बोला कि जो आपका ये लॉरेंस है ही इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट रेजिडेंट जो आपके सिख के यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक दिस वाज अबाउट योर ट्रीटी ऑफ लाहौर जो मार्च 8, 1846 में हुई। इतना तक क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा हम पीछे की तरफ जाएंगे। पीछे कहाँ? रंजीत सिंह के टाइम पे 1808 द बैटल ऑफ गुम्मट। ठीक है, द बैटल ऑफ गुम्मट। अब मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है वो डोगरास के ऊपर ही है, तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल और एक बिल्कुल सीक्वेंस में हम चलेंगे। बट देन अब यहाँ पे गुलाब सिंह की एंट्री है तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि थोड़ा उनके बारे में। 1808 में बैटल ऑफ गुम्मट होती है जिसमें रंजीत सिंह जो थे इम्प्रेस होकर गुलाब सिंह को 1809 में जो है जम्मू रीजन 1809 में अपनी आर्मी में शामिल कर लेते हैं। सो 1808 में बैटल ऑफ गुम्मट होती है और 1809 में रंजीत सिंह वेरी इम्प्रेस्ड बाय गुलाब सिंह उनको बोलते हैं कि आप हमारी आर्मी को ज्वाइन कर लो। फिर 17 जून 1808, 1809 और फिर फाइनली इनको 17 जून 1822 में रंजीत सिंह जो थे वो जम्मू रीजन के महाराजा किसको बना देते हैं? गुलाब सिंह को बना देते हैं कि भाई जम्मू रीजन का महाराजा अब से आप हो। अब 1822 में वेरी इंपॉर्टेंट उनका कोरोनेशन कहाँ होता है? तो गुलाब सिंह का 1822 में कोरोनेशन कौन करता है? कोरोनेशन रंजीत सिंह ही करते हैं। ठीक है, और कहाँ पे होता है? होता है ये अखनूर में। अखनूर जियो पोटा ट्री on the bank of river Chenab. So what is Geopota tree? It is a symbol of prosperity. सिंबल ऑफ प्रोस्पैरिटी। तो 1822 में जम्मू रीजन का जो महाराजा था वो गुलाब सिंह को डिक्लेयर कर देते हैं। करते कौन है? रंजीत सिंह ही करते हैं। अब गुलाब सिंह वॉज वेरी मच लॉयल टूवर्ड्स रंजीत सिंह। तो 1839 तक गुलाब सिंह का जो पूरा का पूरा डिवोशन था इट वॉज टूवर्ड्स रंजीत सिंह। नाउ जब मैंने आपको अपना लास्ट लेक्चर बताया था सिख एंड आई टोल्ड यू कि 1834 में जनरल जोरावर सिंह जो थे उन्होंने लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया था वो अंडर कर दिया था रंजीत सिंह के। नाउ व्हेन आई टोल्ड यू तो बहुत लोगों ने बोला कि गुलाब सिंह के कमांडर थे वो, रंजीत सिंह के नहीं थे। करेक्ट, गुलाब सिंह के ही कमांडर थे जनरल जोरावर सिंह, लेकिन गुलाब सिंह खुद किनके अंडर थे? गुलाब सिंह खुद भी तो रंजीत सिंह के अंडर ही थे। तो गुलाब सिंह जो भी काम करते थे इट वॉज टूवर्ड्स सिख। वो उनकी जो कोलैबोरेशन थी वो सिख के साथ ही थी। 46 से पहले जो भी काम किया गया है बाय गुलाब सिंह, जनरल जोरावर सिंह, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड टू सिख ही है। ठीक है, वो तो 46 के बाद जब गुलाब सिंह ने अपने आप को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दिया उसके बाद जो उन्होंने जो भी किया है वो J&K के लिए किया है। उससे पहले जो भी किया इट इज़ फॉर सिख ओनली। तो 22 में जो थे महाराजा डिक्लेयर ये हो जाते हैं। अब 1839 में जब रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है 1842 तक आते आते गुलाब सिंह का जो इंटरेस्ट था सिख की तरफ वो कम होने लगता है। वाई? एक तो कोई भी अब प्रोमिनेंट लीडर रहा नहीं और जितने भी आपके गवर्नर्स थे, जो वजीर थे, ये सब जो थे ना, ये लोग भी अब सेल्फिश हो गए थे। कहने का मतलब ये है, सेल्फिश होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत कर रहे थे, बट देन कि क्योंकि कोई प्रोमिनेंट लीडर नहीं है तो ये लोग भी जितना हो सके उतना वेल्थ कमाने में इन चीज़ों में ही ये लोग लग गए। जो भी इनके गवर्नर्स, वजीर या जो भी इनके कोतवाल वगैरह थे ये सब इन कामों में लग गए। और फिर 1845 के बाद गुलाब सिंह ने भी अपने आप को अलग अलग करना शुरू कर दिया। और फिर 45 और 46 में जब फाइनली सिख हार जाते हैं तो गुलाब सिंह अपने आप को भी डिक्लेयर कर देते हैं इंडिपेंडेंट। तो
ये था आपका हल्का सा गुलाब सिंह के बारे में, लेकिन हम इनके बारे में डिटेल करेंगे इन माय नेक्स्ट लेक्चर जब हम डोगरास के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना मैंने आपको बता दिया। 1808 में बैटल ऑफ गुम्मट इम्प्रेस होके 1809 में गुलाब सिंह को रंजीत सिंह की आर्मी में एंट्री मिल गया। 17 जून 1822 में जो जम्मू रीजन का महाराजा था, इट वॉज डिक्लेयर्ड महाराजा गुलाब सिंह बाय हु, बाय रंजीत सिंह ऑन द बैंक ऑफ रिवर चिनाब एट अखनूर अंडर जियोपोटा ट्री, जो एक सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जो मैं आपको ट्रीटी ऑफ लाहौर बता रही थी, ट्रीटी ऑफ लाहौर में व्हाट डिड आई टेल यू, वॉर इंडेमनिटी के बारे में। ऑफ हाउ मच, 1 करोड़, राइट। अब 6 वर नॉट एबल टू पे सच अ ह्यूज अमाउंट। उन्होंने बोला कि बाकी सब तो ठीक है, बट हम इतना ह्यूज अमाउंट नहीं पे कर सकते। और उसी टाइम पे गुलाब सिंह ने जम्मू इंक्लूडिंग कश्मीर एंड लद्दाख अपने अंडर ले लिया और ब्रिटिश से ये चीज़ खरीद ली। अब खरीदी क्यों, 1 करोड़ नहीं दे पाए, तो सिख ने बोला कि ऐसा करो, जितना भी हमारा हिल एरिया है ना आप लोग रख लो। ब्रिटिश को बोला कि भाई आप लोग हमारा हिल एरिया रख लो, लेकिन ब्रिटिश के लिए वो हिल एरिया उनके लिए स्ट्रैटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। उन्होंने बोला हमको नहीं चाहिए। और फिर गुलाब सिंह ने 75 लाख में जो J&K का पूरा एरिया है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख वाला एरिया, इसको अपने अंडर कर लिया। अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला जो है ना ट्रीटी, ये वाली ट्रीटी, ये ट्रीटी ऑफ लाहौर में नहीं आती, ये ट्रीटी आती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर में। ये आपको याद रखना है। और ये कब हुई है, वो वाली हुई है 8 को, ये वाली हुई है 16 मार्च को 1846। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ट्रीटी ऑफ लाहौर थी, और उस ट्रीटी ऑफ लाहौर में जब वो वॉर इंडेमनिटी नहीं दे पाए और गुलाब सिंह ने खरीद लिया 75 लाख में, इसके लिए उन्होंने एक सेपरेट ट्रीटी साइन की थी। उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कब होती है 16 मार्च 1846 में। और यहाँ से गुलाब सिंह टर्न्स आउट टू बी द फर्स्ट महाराजा ऑफ J&K। वेरी इंपॉर्टेंट, ही वॉज द फर्स्ट महाराजा। J&K मैंने क्यों बोला फर्स्ट महाराजा, मैंने इसीलिए बोला क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्हीं के ही टाइम पे बाउंड्रीज को डिमार्केट किया गया था, बाउंड्रीज डिमार्केशन हुआ था, तो इसीलिए इस हिसाब से ही बिकम्स द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इनका बर्थ कब हुआ था, इनका जो जन्म था इट वॉज 17 अक्टूबर 1792। तो इनका बर्थ वॉज इन 17 अक्टूबर 1792। और फिर 16 मार्च 1846 में फाइनली जो था एज वॉर इन्होंने 75 लाख में जो था जम्मू रीजन जो था अपने अंडर ले लिया। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट योर सिख पार्ट 2। एंड अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में विल बी टॉकिंग अबाउट द डोगरा डायनेस्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू सो मच।